बारात से चंद घंटे कबल दुल्हन को कत्ल करने वाला कौन निकला? मर्डर के बाद कातिल है ये वहां से निकल चुका था। हमने वहां पर अपनी तफ्तीश स्टार्ट की। वहां पर हमें सस्पिशियस लगे 2 बंदे। नवीस साहब ये बताइएगा कि शादी से 9 घंटे कबल यानी कि बारात आनी है लड़की की और 9 से 10 घंटे कबल उसको घर में ही गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। ये मुलजिम कौन है और इसने क्यों ऐसा किया? जिस वक्त ये कॉल रिसीव होती है हम मौका विजिट करते हैं, तो वहां पर जाके जैसे ही मौका देखा जाता है तो इतना हमें आइडिया हो जाता है कि यकीनन कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसकी एक्सेस घर के अंदर तक थी जहां आके उसने बच्ची का मर्डर किया। अब 2 सवाल जो इसमें नेक्स्ट आते थे, क्या ये सुसाइड है या मर्डर है? तो जो एविडेंस हमने वहाँ से कलेक्ट किया, हमें सारी चीज़ जो समझ आई, कोई ऐसी ब्लैकनिंग नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी, तो ये यकीनन मर्डर के ज़मरे में आता था। अब हमने वहाँ पर अपनी तफ्तीश स्टार्ट की कि क्या ऐसा इशू हो सकता है जिसमें शादी से चंद घंटे ही पहले बच्ची का मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि मेहंदी का इवेंट हो गया था, रिश्ता तय हो गया था, बाकी सारी चीज़ें हो गई थी। तो वो देखने के लिए हम जब काम करते हैं तो हमें शक होता है जैसे शायद या तो ऑनर किलिंग का मैटर भी हो सकता है या कोई ऐसा आशना जो इससे लड़की से शादी करना चाहता हो वो भी हो सकता है, बट उसकी एक्सेस इतने अंदर तक कैसे थी? हमने तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो पिस्टल थी वो रिकवर की। वो बैग घर के बैक साइड पे फेंकी हुई थी और फिर हमें उसका जो मैगज़ीन है वो एक और जगह से मिला। उस पर हमने अपना सारा एविडेंस लिया, फिंगरप्रिंट्स लिए। फिर हमने वो फिंगरप्रिंट्स मैच करना शुरू किए जितने घर वाले लोग हैं। वहाँ पर हमें सस्पिशियस लगे 2 बंदे जो कि इस लड़की के बहनोई थे, एक इकराम और एक उसका दूसरा बड़ा भाई। उन दोनों को हमने कस्टडी में लिया, उससे इन्वेस्टिगेशन की। तो इकराम इस बात को एडमिट कर गया कि ये मर्डर उसने किया है। जो उनकी तरफ से बात हमारे सामने आई वो ये थी कि जब इस बच्ची का रिश्ता तय किया गया था तो उसमें इसके बहनोई जो इन दोनों, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, कि उनकी इजाज़त नहीं ली गई थी। तो ये भी हमारे एक माशरे में एक कल्चर का हिस्सा है कि जब भी इस तरह बच्चियों के रिश्ते तय किए जाते हैं तो बड़ों को ऑन बोर्ड लिया जाता है, तो उसको उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, लिहाजा वो इस तैश में आके उसने जाके इस बच्ची का मर्डर कर दिया। सुनने में आया कि जो इकराम है, जाहिर सी बात है इकराम और उसके भाई की मकतूला आयशा की बड़ी दोनों बहनें थी, उनसे एक ही घर में शादी हुई थी और आयशा की अपने कज़न के साथ शादी होने जा रही थी, यानी कि बारात आनी थी। तो ये भी एक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जो इकराम था वो ये चाहता था कि शादी ना हो और वो आयशा को पसंद करता था, लेकिन आयशा इससे इनकारी थी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। ये जो चीज़ है ये अभी इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस फैक्ट्स को वेरीफाई हमने करना है, क्योंकि इकराम उसका बहनोई था। दोनों बहनें जैसे आप बता रहे हैं 2 भाइयों के साथ शादी हुई थी। अब ये कहाँ चाहता था कि इसकी शादी हो जाए या इसको ऑन बोर्ड लिया जाए, तो इस चीज़ को अभी हम अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ है कि क्या इसका उस लड़की के साथ तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं था जिसकी वजह से ये चाहता हो कि वो शादी ना हो। बट ये कि माशरे में इस किस्म के हमारे सामने केसेस बहुत ही कम आते हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि जब इसने कत्ल किया कितने बजे का टाइम था और उस लड़की आयशा के साथ कौन कमरे में सो रहा था? किसी ने इसको देखा था? फिर इसने कत्ल करने के बाद जो पिस्टल था वो कहाँ पर फेंका, कैसे फ़रार हुआ? क्या ये वहीं पर था जब पुलिस पहुंची है? जी बिल्कुल, जो लड़की आयशा है उसके साथ उसकी बहन भी सोई हुई थी, साथ उसकी एक कज़न भी सो रही थी। और ये रात को तकरीबन हमें 5:30 बजे जो है सुबह इसकी 15 की कॉल मौसूल होती है। उससे पहले मर्डर हो चुका था और मर्डर के बाद ये जो कातिल है ये वहाँ से निकल चुका था, एस्केप कर चुका था। तो इसने क्या बताया कि इसने किस तरह उसको वो सो रही थी, जाहिर सी बात है, उसको उठाया, क्या बात की या बातचीत किए बगैर ही सर में गोली मार दिया? सर में गोली नहीं मारनी थी। ये क्योंकि इस शादी से खुश नहीं था, ये चाहता था कि ये शादी ना हो, लड़की इनकार कर दे। तो ये एक दफ़ा फिर उसको वहाँ पर कन्विंस करने गया था पिस्टल लेके कि उसको डरा के ये इनकार करवाए, और उसी में जो है इससे फायर होता है और वो बच्ची का मर्डर हो जाता है। ज़ाहिर है जो भी मर्डरर है वो जब पूरी तैयारी कर लेता है, वो पिस्टल भी ले लेता है, उसको लोड भी कर देता है, तो फिर ये कहना कि जी मैं तो सिर्फ डराने जा रहा था और ये कर रहा था, ये चीज़ कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं की जाती, वो मर्डर में ही शुमार होता है। क्योंकि आपने अपना जो जहन है वो बना लिया जिसको मेंस रिया कहते हैं, और आगे एक्टस रिया तक वो चीज़ पहुँच जाती है और वो मर्डर हो जाता है। मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज हुआ है, क्या दफ़ात लगाई गई हैं? और अमूमन हम ये देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट अहम ये एक पहलू है, नुक्ता है कि जो फैमिलीज़ होती हैं उनमें सुलह हो जाती है। पुलिस ने अगर एफर्ट किया है, मुलजिम ने गिरफ़्तार हुआ है मुलजिम, तो कुछ महीने साल बाद हम देखते हैं सुलह हो जाती है। क्या इसमें भी ऐसा लगता है आपको? देखिए, मर्डर का मैं आपको बताता चलूँ कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसमें किसास का भी है, दियत का भी है। अगर वो चीज़ पे हो जाती है, सज़ा तो यकीनन होती है, उसके बाद किसास और दियत के थ्रू अगर किसी की सुलह होती है तो यकीनन इसमें हमारा कानून है, कंपाउंडेबल है, वो हो जाती है। अब इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है हमने उसके पेरेंट्स की मुद्दत में दर्ज किया है और तफ्तीश जारी है। हम इसमें इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो हमारा
हमारा कातिल है, मेन ऑफेंडर है, उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत चालान पेश करेंगे ताकि उसको सज़ा हो। और ये भी आखिरी सवाल मेरा है, जवाब दे दीजिएगा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लिए, विंग के लिए कितना मुश्किल था। एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था कि लड़की की शादी और उसे गोली मार दी जाती है, तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी और कितने घंटे लगे या कितने दिन लगे मुलजिम को गिरफ्तार करने में? केस तो यकीनन इंतहाई चैलेंजिंग था क्योंकि सेंसिटिव था, इसलिए कि बच्ची की शादी होने वाली है और उसको घर में ही मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन ये कि इन्वेस्टिगेशन विंग ने जिस तरीके से मौके को सिक्योर किया, उसको कॉर्डन किया, पीएफएसए की टीम ने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किया, फिर ये मैगज़ीन का मिल जाना, पिस्टल का मिल जाना, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो गई थी कि यकीनन कोई घर का ही बंदा है जिसको ये भी पता है कि छत कहाँ से जाना है, कमरे में कहाँ पे आना है, बच्ची कहाँ सोई हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। हमने विदिन 24 आवर्स इसको ट्रेस कर लिया था और इस वक्त जो मुलजिमान है वो हमारी कस्टडी में है और इंशाल्लाह इसको हम जल्द अज जल्द चालान करेंगे।